और इधर नीचे आपको ये वाटर सेपरेटर मिल जाता है, ये जो आपको दिख रहा है। और ये WIF लिखा हुआ है यानी विफ सेंसर। ये जो नीचे वायर जा रही है ये विफ सेंसर है, वाटर इन फ्यूल सेंसर। अगर आपके फ़िल्टर में, वाटर सेपरेटर में या आपके डीजल टैंक में, फ्यूल लाइन में पानी है तो यहाँ इकट्ठे हो जाएगा और ये सेंसर जो है उसको डिटेक्ट करके आपको एरर कोड देगा, फॉल्ट कोड क्लस्टर में। और ये यहाँ से ग्रीसिंग पॉइंट्स हैं, ये ग्रीसिंग पॉइंट है आपके पिवट जॉइंट के लिए, जो कि आप देख रहे हैं। ये जो एक्सल है, करारो का एक्सल है इसमें, और ऊपर जो लग रही है वो पाइप, वो ग्रीसिंग के लिए, पिवट जॉइंट के लिए। तो सम टाइम क्या होता है कि इसमें से काफ़ी मतलब लोडर चलने के बाद जो है ग्रीस नीचे टपकना शुरू हो जाएगी, अगर ग्रीस पतली पड़ जाएगी तो उस चीज़ में घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो होगा जब ग्रीस पतली पड़ जाएगी। जब उसके चेंज करने का टाइम आएगा तो नीचे टपकेगी वो। और हाँ, इसके साथ इसमें एक चीज़ और, एक न्यू एडिशन है इसमें। इस साइड देखें तो इस साइड हमारी बैटरीज आ जाती हैं, 12-12 वोल्ट की 2 बैटरीज हैं एक साइड की, तो 24 वोल्ट की बैटरीज हो गई। ये बैटरी रिलेज हैं ये दोनों, और इसके साथ ही बैटरी कट ऑफ स्विच दिया गया है इसमें। और इसके साथ ही न्यू एडिशन क्या है, वो है ये लैंप जो आपको दिख रहा है, ये लैंप। अगर मान लो आपने मशीन बंद कर दी, ऊपर से आपने कैबिन से आपने मशीन चाबी से ऑफ़ कर दी, ठीक है, उसके बाद तुरंत आके बैटरी का स्विच नहीं काटना है। अगर मान लो जैसे आप वेल्डिंग करवाना चाहते हो मशीन में कहीं भी या कुछ भी, या आपको बैटरी का स्विच काटना पड़ जाए, तो चाबी ऑफ़ करने के बाद तुरंत इसको ना काटें। इसको काटने से पहले आप इस लैंप को देखें। जब तक ये लैंप जलता रहेगा चाबी बंद करने के बाद, तब तक आपको ये स्विच ऑफ़ नहीं करना है। अगर आपने स्विच ऑफ़ कर दिया तो फिर उसमें जो DEF वाला हमारा सिस्टम है, ATD जो सिस्टम है, उसमें कुछ फॉल्ट आ जाएगा। उसमें डीपली अभी जाऊंगा मैं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो बस आप इतना ध्यान रखें कि ये जो लैंप है, इस लैंप को पहले ऑफ़ होने दें। जब चाबी ऑफ़ करोगे उसके बाद लैंप को ऑफ़ होने दें, उसके बाद ही बैटरी का स्विच को ऑफ़ करें। तो ये पॉइंट नंबर 2 है ऑपरेटर्स के लिए। हाँ, और ये चीज़ मैंने बता ही दी कि इसमें BS6 डीज़ल ही यूज़ करें, सिर्फ BS6 डीज़ल। हाँ, तो आपने एक चीज़ और नोट की होगी कि व्हील हब के अंदर वाली साइड ये देखिए, यहाँ पे कोई डिस्क कैलिपर नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये जो है एक्सल के साथ डायरेक्टली हब माउंटेड है, और हब के साथ जो फिर रिम, और रिम के साथ टायर। तो इसमें जो है हाइड्रोलिक ब्रेक्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे ZF में आती हैं, जो मेरी 856H व्हील लोडर की जो वीडियो है जिसमें मैंने बताया था कि उसमें कैसी ब्रेक्स हैं, सेम वैसी ही ब्रेक्स हैं इसमें भी। ये हब जो है, हब दिखाई दे रहा है आपको, हब के अंदर जो आपको क्लच प्लेट्स मिलेंगी, क्लच प्लेट्स और हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड ब्रेक हैं ये। और ये जो डिफरेंशियल है, ये सेल्फ लॉकिंग लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल है, जो आपको दिख रहा है। ये 4x4 है ये मशीन, जैसे कि ये प्रोपेलर शाफ्ट पीछे भी गई है और आगे भी गई है। तो बेसिकली सारे व्हील लोडर 4x4 ही होते हैं मतलब। तो इसका हाइड्रोलिक सिस्टम, ब्रेक सिस्टम, इंजन और ट्रैवल सिस्टम, ये सब क्लियर हो गया। अब चलते हैं इसके कैबिन की ओर और देखते हैं कैबिन के अंदर क्या मिलता है। सबसे पहले आपको कैबिन के अंदर मिल जाएगा नई मशीन में टेस्ट सर्टिफिकेट, मतलब दिस मशीन इज़ टेस्टेड प्रॉपरली, और ये टेस्टेड ओके है। तो अंदर चलते हैं। देखिए वैसे काफ़ी स्पेसियस कैबिन है इसका, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। मैं चाहता हूँ आप एक बार चेकआउट कर लें कि इसका व्यू कैसा है, अंदर से रियर व्यू कैसा है और फ्रंट व्यू कैसा है, कितना व्यूइंग एंगल है, कितने तक ऑपरेटर अंदर एक सीट से बैठ के मतलब कितना एरिया कवर सकता है, कहाँ तक उसकी नज़र जा सकती है। ऐसा कुछ इसका व्यूइंग एंगल है, ये देख सकते हैं आप। ये इसका व्यू है कैबिन के अंदर से। स्पेसियस कैबिन लग रहा है इसका काफ़ी। और ये हमारा स्टीयरिंग सिस्टम, ये फ्रंट कंसोल, और ये हमारी आ गया ब्रेक पैडल, और वो आ गया वहाँ पे हमारा एक्सीलेटर पैडल। सीट हमारी फ्रंट और रिवर्स में रिक्लाइन हो जाती है, यहाँ से फ्रंट और रिवर्स में रिक्लाइन हो जाएगी, और यहाँ से हाइट एडजस्टेबल हो जाएगी, हाइट एडजस्ट हो जाएगी यहाँ से और यहाँ से। और इसका जो हमारा ये है बैक रेस्ट जो है, ये भी एडजस्ट हो जाएगा यहाँ। और
इधर मिल जाता है ल्यूब्रिकेशन चार्ट, मेंटेनेंस एंड ल्यूब्रिकेशन शेड्यूल ऑपरेटर्स के लिए। इस पर सब लिखा है कि कब कब ग्रीसिंग करनी है, कब कब तेल चेंज होगा, फ़िल्टर चेंज होंगे, कब कब कौन सी सर्विस होगी, और चेक पॉइंट्स कौन से हैं, कहाँ से ग्रीसिंग करनी है और कहाँ से चेक करना है। तो सीट के कंट्रोल्स मैंने आपको बता ही दिए। और ये आ गया हमारा FNR स्विच, यानी फॉरवर्ड एंड रिवर्स स्विच, इसको गियर सिलेक्टर भी कह देते हैं। और एक चीज़, इसको ऑपरेट करने का मैं तरीका बता दूँ। इसको आप डायरेक्ट आगे पीछे ऑपरेट नहीं कर सकते, इसको हल्का सा ऊपर उठाएं तभी आगे ऑपरेट होगा, और वैसे ही फिर हल्का सा ऊपर उठाएं पीछे ऑपरेट होगा। तो एक गियर इसमें आगे के लिए है और एक गियर इसमें पीछे के लिए है इस मशीन में। और जो स्टीयरिंग सिस्टम है हमारा, यहाँ से हम इसका टिल्ट एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम इसको स्टीयरिंग को, जैसे मैंने मेरी दूसरी वीडियोस में भी है, लिगोंग में क्या आता है, यहाँ पे एक लीवर रहता है, उसको लीवर को दबा के जस्ट इसको ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। और इसमें वो चीज़ साइड में दी गई है वहाँ पे। और बाकी कैबिन इसका काफ़ी स्पेशियस है, देख सकते हैं। फ्रंट ग्रिल है यहाँ से, और व्यू एंगल आप देख सकते हैं एर्गोनॉमिक्स जो है वो कैसे हैं। व्यू एंगल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ से ऑपरेटर आराम से बकेट देख सकता है, टायर देख सकता है। टायर के ऊपर एक्चुअली वो जो मड फ्लैप लगा हुआ है वहाँ से पूरा टायर दिख जाता है। ये देखिए मड फ्लैप के वहाँ से टायर पूरा दिख जाता है। यहाँ से बकेट टिल्ट सिलेंडर, बकेट की क्या पोजीशन है, व्यू काफ़ी अच्छा है। साइड में विंडो दी गई हैं, विंडो हम खोल भी सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं। जबकि कैबिन ये AC वाला है, AC है इस मशीन में। ये देखिए इसमें भी सेम विंडो है इस साइड, और इधर लॉक है। अगर मान लो इसको खोल के मैं पीछे लॉक कर देता हूँ, साइड में खुला रखता हूँ, तो यहाँ से लॉक रिलीज़ कर सकते हैं हम। तो ये हो गया डोर लॉक रिलीज़। इसके साथ इधर हमें स्पीकर मिल जाता है लेफ़्ट साइड में एक एंटरटेनमेंट के लिए, और सेम हमें राइट साइड में भी स्पीकर मिल जाता है एंटरटेनमेंट के लिए। और इसके साथ ही में MP3 सिस्टम मिल जाता है देखने को यहाँ पे, जिसमें कि आप ऑक्स वायर भी लगा सकते हैं, ऑक्स वायर यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे अपनी USB ड्राइव भी यूज़ कर सकते हैं, पेन ड्राइव भी यूज़ कर सकते हैं, और FM इनमें इंटीग्रेटेड रहता है, ठीक है। और इसके अलावा अब आ जाते हैं साइड कंसोल पे। साइड कंसोल पे पायलट लीवर मिल जाएगा, और पायलट लीवर के जो ऑपरेशंस हैं वो यहाँ पे मेंशन्स है डायग्राम में, जैसे कि सभी व्हील लोडर के होते हैं, इसके भी सेम है। बकेट इन, बकेट आउट, बूम डाउन, बूम अप। और अब थोड़ा जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे, साइड कंसोल पे। हाँ, और साइड कंसोल से पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसके जो AC के वेंट्स हैं वो सीट के पीछे वाली साइड में, ये देख सकते हैं आप, ये AC वेंट हैं इसके, AC वेंट्स यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ रिलेज वगैरह लगी हुई हैं, वायरिंग है कुछ यहाँ। मतलब चलिए बात करते हैं इसके कंट्रोल्स की। ये हो गया AC की कूलिंग सेट करने के लिए ये वाला, और ये फ़ैन की स्पीड सेट करने के लिए AC फ़ैन की। और इधर आपको मिल जाता है ये मोबाइल चार्ज करने के लिए सॉकेट 12 वोल्ट का। और इसके साथ ये पार्किंग स्विच, पार्किंग ब्रेक के लिए। पार्किंग ब्रेक अभी एंगेज हो जाएगी, अगर मैंने ऑन किया है तो ये बंद हो जाएगी, हट जाएगी पार्किंग ब्रेक। हज़ार्ड स्विच हो जाएगा ये इंडिकेटर्स के लिए। और इसके साथ ये इसके स्पीड मोड, जिसको ऑपरेटर्स लोग कछुआ और खरगोश भी कहते हैं, ये स्लो स्पीड मोड, ये फास्ट स्पीड मोड। और ये हमारे लाइट्स के कंट्रोल, ये लाइट्स के बटन, ये फ़ैन जो है यहाँ पे फ़ैन भी दिया गया है AC के साथ साथ। अगर फ़ैन ऑपरेट करना है तो फ़ैन चला लें, AC यूज़ करना है तो AC यूज़ कर लें। ये लाइट्स हैं, ये भी मशीन लाइट है, ये वाइपर के लिए। ये डमी है, ऑक्सिलरी है, यहाँ पे हम कुछ एडजस्ट, अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा एडिशन लगवाना है तो वो लगवा सकते हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। और इसके साथ भी ये एक स्विच हो गया। और मेन जो है ये 3, ये हो गया इंजन एमरजेंसी स्विच, यानी इसको किल स्विच कह सकते हैं हम। अगर मान लो आपको एमरजेंसी में इंजन बंद करना पड़ जाए तो इसको ऑन कर दीजिए, इंजन वहीं का आपका बंद हो जाएगा, मशीन आपकी खड़ी हो जाएगी। इसके साथ अब बात करते हैं, ये जो मेन 2 स्विच हैं ये किस चीज़ के हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे इन पे अलग से कुछ डायग्राम बनी हुई है। तो ये है रीजनरेशन ऑफ करने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, रीजनरेशन सिस्टम है इसमें। ये रीजनरेशन ऑफ करने के लिए है, एक सिस्टम होता है। मैं आपको बताता हूँ रीजनरेशन क्या है। रीजनरेशन एक ये नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है, जिसकी वजह से मैं आपको बताता हूँ, जैसे इंजन है, इंजन के साथ हमारी BS4 में आफ्टर ट्रीटमेंट डिवाइस लगी हुई है, पीछे जो मैंने बताया
इंजन में जो पीछे लगा हुआ है गोल सा डब्बा बहुत बड़ा सा आफ्टर ट्रीटमेंट डिवाइस, जिसमें कि हमारी एग्जॉस्ट गैसेज जाती हैं और यूरिया उसमें डोज होता है और यूरिया के साथ रिएक्ट होकर जो है वो एमिशंस कम फैलाती हैं बाहर, यानी बाहर प्रदूषण कम फैलाती हैं। तो जब वो अंदर एग्जॉस्ट गैसेज के साथ हम केमिकल रिएक्शन करेंगे यूरिया क्या, तो वहाँ पे क्या है अंदर कुछ मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा। जब यूरिया के साथ एग्जॉस्ट गैसेज केमिकल रिएक्शन करेंगी तो वहाँ पे ना कुछ वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा जल के। तो जब उस मटेरियल को हमें टाइम टू टाइम बाहर निकालना रहता है, जो हमारा आफ्टर ट्रीटमेंट डिवाइस है उससे हमें उस मटेरियल को बाहर निकालना रहता है टाइम टू टाइम। तो उस चीज़ को बोलते हैं हम रीजनरेशन सिस्टम। बेसिकली ये जो रीजनरेशन सिस्टम है ये इंजन ऑटोमेटिकली करता रहता है। अगर आपकी मशीन वर्क कर रही है तो वर्क करते करते ऑटोमेटिकली बीच में ये उसको बाहर निकालता रहेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इतनी स्मूथ प्रोसेस होती है। बट उसको बाहर कैसे निकालते हैं, जब किसी चीज़ में मान लो हमारे पास जो है कि घर में अगर एक जगह पे कचरा इकट्ठा हो जाए, जैसे मान लीजिए किसी चीज़ को, जैसे यहाँ पे कचरा इकट्ठा है, अगर हमें बिना हाथ लगाए उसको बाहर निकालना है या उसको मूव करना है तो हम या तो उसको पीछे से प्रेशर देंगे या तो हवा का प्रेशर देंगे हम उसको, या तो किसी चीज़ से उसको धक्का लगाएंगे। तो बस वहाँ भी वही सिस्टम है, जो वेस्ट मटेरियल है उसको हम बाहर कैसे निकाल, वहाँ पे जो है हम जो हमारा साइलेंसर है उसका टेम्परेचर हाई कर देंगे। जब उसका टेम्परेचर हाई हो जाएगा और उस टाइम पे जो है डीजल वहाँ पे स्प्रे होगा तो वहाँ पे ब्लास्ट होगा। तो ब्लास्ट होने के कारण, ब्लास्ट की वजह से वो सारा जितना वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकल जाएगा धुएँ के रूप में। तो वो आपको पता भी नहीं चलेगा, इतनी स्मूथ प्रोसेस है। तो उसको बोलते हैं रीजनरेशन सिस्टम। तो जब ये प्रोसेस होती है तो बेसिकली आपका जो इंजन का आरपीएम है वो 1100 आरपीएम के आसपास रहता है जब ये रीजनरेशन होती है। तो अगर मान लो अगर आपकी मशीन कोई ऐसी जगह पे है जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, जैसे टनल में काम कर रही है या कहीं ऐसी जगह काम कर रही है जहाँ पे इधर उधर आग लगने के ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि एग्जॉस्ट का और इंजन के पास का जो टेम्परेचर है काफ़ी हाई रहता है उस टाइम पे जब रीजनरेशन होती है, तो कोई एक्सीडेंट हो सकता है। तो उसके लिए ये स्विच है कि अगर आप नहीं चाहते हैं कि रीजनरेशन हो तो आप इसको ऑन कर दीजिए, आपकी रीजनरेशन जो है ऑटोमेटिकली नहीं होगी। बट फिर क्या होगा, वो तो साइलेंसर के अंदर जो है वो जो वेस्ट मटेरियल इकट्ठा होता रहेगा। जब वो ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा तो आपको इस फ्रंट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में यहाँ पे एक इंडिकेटर शो होने लग जाएगा, एक कोड आने लग जाएगा, एक इंडिकेटर शो होने लगा है कि इसको रीजनरेशन की ज़रूरत है। तो उस टाइम पे क्या करना है, आपको मशीन को किसी सेफ जगह पे ले जाके खड़ी करना है, आइडल पोजीशन में पार्किंग ब्रेक लगा के, और इसको ऑफ करके इसको ऑन करना है। ये जो बटन है, जब आप इसको ऑन कर दोगे तो आपकी रीजनरेशन जो है वो शुरू हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं मैनुअल रीजनरेशन। तो यहाँ से आप मैनुअल रीजनरेशन कर सकते हैं और यहाँ से आप ऑटोमेटिक रीजनरेशन को ऑफ कर सकते हैं। तो ये चीज़ ऑपरेटर लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सभी को समझनी पड़ेगी, उसके बिना आप इस मशीन को ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। ऑपरेट कर लेंगे तो बाद में इसमें बहुत दिक्कत आएंगी अगर आपको इन चीज़ों के बारे में पता नहीं है तो चलिए इसके साथ अब टाइम बहुत हो रहा है, वीडियो बहुत लंबी जा रही है, तो फटाफट से अब फ्रंट कंसोल की बात करते हैं कि फ्रंट कंसोल में इसमें क्या क्या है और कौन कौन से इंडिकेटर है और क्या क्या शो करता है ये। तो जैसे मैंने चाबी ऑन की इसकी, यहाँ पे टाटा हिताची का लोगो आ गया सामने, रिलायबल सॉल्यूशंस, और ये आ गया हमारा फ्रंट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो है आपके डीजल का लेवल बताएगा, फ्यूल लेवल कितना है, अभी रेड पे है इसमें फ्यूल लेवल, ठीक है। ये आपका आगे टैकोमीटर, ये आपका आरपीएम बताएगा। ये सारा जो है ये इलेक्ट्रिकल है, ये आपको ऐसा लगेगा जैसे मैनुअल गेजेस हैं, बट मैनुअल गेजेस नहीं है, ये एलईडी स्क्रीन है ये। और ये आ गया हमारा बैटरी की हेल्थ वोल्टेज, ये बैटरी वोल्टेज बताएगा कि कम है या हेल्दी है या ज़्यादा है, कैसी है। और ये आ गया हमारा स्पीडोमीटर, ये स्पीड बताएगा। और ये आवर मीटर, 10.5 घंटे चल चुका है अभी ये लोडर। तो ये आ गया हमारा इंजन ऑयल प्रेशर, और ये आ गया हमारा इंजन ऑयल टेम्परेचर, ये बताएगा इंजन ओवर हीट हो रहा है नहीं हो रहा है। और ये आ गया हमारा DEF लेवल, DEF यानी जो मैंने बताया यूरिया, उसका लेवल। तो आप इस चीज़ का ध्यान जरूर रखें, जब भी आप डीजल डालें मशीन में तो DEF लेवल को ज़रूर मेंटेन करें, ज़रूर चेक करें, अगर कम है तो उसको रिफ़िल करें, क्योंकि ये मशीन 10 लीटर डीजल में 1 लीटर DEF खाती है।
तो DEF कम नहीं होना चाहिए, ये आपको लेवल यहाँ पे बता देगा। और इसके साथ ही नीचे यहाँ पे जैसे अभी ये इंडिकेटर आ रहा है फ्यूल वाला, फ्यूल लो है तो ये बोल रहा है कि अभी फ्यूल रिफ़िल करें इसमें। तो बैटरी का इंडिकेटर आ रहा है, अभी मैंने मशीन स्टार्ट नहीं की, स्टार्ट करूँगा तो चला जाएगा ये। तो यहाँ पे हमारे बहुत सारे इंडिकेटर्स आते हैं और इसी पे हमारा यहाँ पे फॉल्ट कोड आएगा। फॉल्ट कोड भी हमारे यहाँ पे आते हैं और फॉल्ट कोड पे लिखा रहता है कौन से फॉल्ट कोड है, इंजन का फॉल्ट कोड है, किस चीज़ का है, वो भी यहाँ पे फॉल्ट कोड आएगा। और यहाँ पे बहुत सारे हमारे इंडिकेटर्स है वो आएंगे, वो भी शो नहीं हो सकते क्योंकि मशीन में कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये हमारा आ गया फ्रंट कंसोल और इसमें आप ऊपर देख सकते हैं वाटर इन फ्यूल, इंजन ऑयल प्रेशर, इंजन वाटर टेम्परेचर, वैक्यूम इंडिकेटर, ये सब चीज़ें जहाँ जहाँ पे लिखे हुए हैं वहाँ पे इसके इंडिकेटर शो करेंगे अगर ये दिक्कत है तो। आप देख सकते हैं टाइम भी है इसमें और डेट भी है। राइट कॉर्नर पे डेट शो कर रहा है, लेफ़्ट साइड में टाइम शो कर रहा है ये। तो ये आ गया हमारा फुली डिजिटाइज सेंटर कंसोल। तो ज़रा अभी एक बार मशीन को स्टार्ट करके देख लेते हैं। और हाँ, जब तक आप ब्रेक प्रेस नहीं करेंगे तब तक आपकी मशीन स्टार्ट नहीं होगी। हाँ, तो आपको जब भी मशीन को स्टार्ट करना होगा तो आप सबसे पहले FNR स्विच को न्यूट्रल पोजीशन पे रखें, यानी मशीन को न्यूट्रल में रखें और इसको पार्किंग ब्रेक को ऑन करें। यहाँ से पार्किंग ब्रेक ऑन, देन क्रैंक। अब हमने कर दी पार्किंग ब्रेक ऑफ। देखिए जितने भी जो हमारे गेजेस हैं, टेम्परेचर, प्रेशर और सारे वो अपनी अपनी जगह पे आ रहे हैं। ये देखिए जैसे मैं एक्सीलेटर प्रेस करूँगा इसका टैकोमीटर उठेगा। इसके साथ साथ आप यहीं से इन बटन से इसके कंट्रोल्स को सेट कर सकते हैं। यहाँ से ये अगर कोई एरर कोड्स आ रहा है तो सेकंड नंबर इससे आपको दबा के यहाँ पे आ जाएगा, एरर कोड शो करेगा जो भी एरर कोड दिखा रही है। अभी मशीन कोई एरर कोड नहीं दिखा रही तो हम दूसरा देखते हैं। और भी बहुत सारे बटन हैं यहाँ पे। ये देखिए नीचे बैक लिखा है, ये वाला इससे बैक जाएगा, ये यहाँ से बैक गया और यहाँ से आप इनके कंट्रोल को एडजस्ट कर सकते हैं। और सेफ्टी पर्पज़ के लिए हमारे पास यहाँ पे सीट बेल्ट भी दे रखी है। अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो आपको बीप बजेगी, यहाँ पे टू 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 करेगा, वहाँ पे आपको इंडिकेटर शो कर देगा सीट बेल्ट का। और इसके साथ ही यहाँ पे आपको मिल जाता है फ्यूज़ बॉक्स। इस साइड इसके अंदर फ्यूज़ बॉक्स मिल जाएगा, सारी हार्नेस मिल जाएगी केबिन की। और ये आपको नई चीज़ दिख रही होगी यहाँ पे, ये है इसकी टेलीमेटिक्स डिवाइस, यानी इस मशीन में GPS भी है। इस मशीन में GPS भी है। और GPS के अकॉर्डिंग हम क्या क्या चेक कर सकते हैं मशीन का, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। इसमें जो GPS है वो है इनसाइट कहते हैं हम उसे। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे लेफ़्ट साइड में ब्रांडी दिख रही है आपको, इनसाइट। तो GPS का नाम है इनसाइट। और GPS के द्वारा हम इसमें लोकेशन देख सकते हैं कि मशीन की लोकेशन कहाँ है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। मशीन सीरियल नंबर डाल के हम मशीन की लोकेशन चेक करते हैं कहीं भी बैठ के कि मशीन कहाँ चल रही है। और यहाँ से हम इसकी समरी देख सकते हैं कि पूरे दिन में कितनी घंटे आइडल खड़ी रही, कितने घंटे चली, कितने घंटे पावर मोड पे चली, कितने घंटे लो मोड पे चली, कितने घंटे आइडल खड़ी रही, ये सब हम चेक कर सकते हैं। इसकी एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसके साथ ही हम इसमें देख सकते हैं एसेट यूटिलाइजेशन, ये यूटिलाइज़ कब हो रही है, कौन से उस पर चल रही है, ये मतलब कौन सी बकेट में चल रही है, कौन सी ऑपरेशन में चल रही है। इसका यूरियम हम मॉनिटर कर सकते हैं। इसका कोई कोड आ रहा है तो कोई फॉल्ट कोड आ रहा है, अगर कोई ल्यूब ऑयल प्रेशर कहीं से भी लो है या किसी भी चीज़ का फॉल्ट कोड आ रहा है, कोई ल्यूब ऑयल लो है, अगर मान लो हाइड्रोलिक ऑयल कम है, इंजन ऑयल कम है, यूरिया लेवल कम है अगर इसमें, तो ये फटाफट से फॉल्ट कोड जनरेट करेगी। और फॉल्ट कोड जो है वो हम GPS के द्वारा देख सकते हैं। मतलब मशीन में कहीं भी कोई फॉल्ट कोड आ जाए हम चेक कर सकते हैं। अगर यूरिया लो है वो भी चेक कर सकते हैं। और फ्लीट मैनेजमेंट यानी ये कहाँ से कहाँ मूव कर रही है, कितने बजे कहाँ पे थी, मशीन बंद है, मशीन ऑन है, ये सब कुछ हम जो है वो उससे GPS से चेक कर सकते हैं। और ये इसकी एप्लीकेशन भी है, एप्लीकेशन के द्वारा भी चेक कर सकते हैं हम। और सिस्टम से भी चेक कर सकते हैं, PC से भी, लैपटॉप से भी चेक कर सकते हैं। और इसकी मशीन सर्विस ड्यू डेट भी चेक कर सकते हैं कि मशीन कितने घंटे चल गई तो इसकी सर्विस की डेट जो है ड्यू हुई या नहीं हुई, मतलब कितना टाइम रह रहा है इसकी सर्विस के लिए।
और इसी के साथ जैसे मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, इसमें न्यू एडिशन हुई थी, जैसे बताया था मैंने आपको कि इसमें रियर व्यू कैमरा भी है। तो जैसे ही हम इसमें रिवर्स गियर यूज़ करेंगे ये, और ये हमें रियर व्यू कैमरे का व्यू दिखाएगा। ये वाइड एंगल व्यू दिखाता है हमें रियर व्यू कैमरा से, और उस टाइम पे आपको व्हीकल स्पीड भी बताएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे व्हीकल स्पीड मेंशन्ड है। और पीछे का व्यू काफ़ी क्लियर है वैसे। अब ये पता चलेगा रात में कितना क्लियर व्यू देता है। तो ये थी एक डिटेल्ड वीडियो अबाउट TL340H प्राइम टाटा हिताची। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ गाइस, एंड स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपको किसी और इक्विपमेंट में किसी और पॉइंट पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी वीडियो बनाने की। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियोज़। थैंक यू गाइस।